नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत महाकुंभ को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महीने चौथी बार प्रयागराज आएंगे। मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर अरेल में डीपीएस स्थित हेलीपैड पर दोपहर में 1 बजे उतरेगा। वह वहां पर भी टेंट सिटी से निरीक्षण शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री इस महीने 7, 12, 13 दिसंबर को आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वह 13 दिसंबर को भी शामिल हुए थे। तब उन्होंने सभी कार्यक्रमों को 23 दिसंबर को पूरा कर लिया था। करने के निर्देश दिए गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। वह लखनऊ से सीधे डीपीएस हेलीपैड पर पहुंचेंगे और फिर कार से टेंट सिटी और अस्थायी सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। फिर मुख्यमंत्री 1:40 पर दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट जाएंगे, जहां पूजा अर्चना करेंगे। स्वच्छता आरती का शुभारंभ भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चौथी बार दिसंबर के महीने में प्रयागराज पधारेंगे और तमाम कार्यों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। टेंट सिटी का अवलोकन करेंगे। तो इस महीने चौथी बार प्रयागराज आएंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर अरेल में डीपीएस स्थित हेलीपैड पर दोपहर 1 बजे उतरेगा। वह वहां पर टेंट सिटी से निरीक्षण शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री इस महीने 7, 12 तारीख और 13 दिसंबर को भी आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में वह 13 दिसंबर को शामिल हुए थे। तब उन्होंने सभी कार्यों को 23 दिसंबर को पूरा करने के निर्देश दिए थे और सभी कार्यों का आज समीक्षा लेते हुए नजर आएंगे, जायजा लेते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चौथी बार वो आएंगे प्रयागराज और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। वहीं जयपुर टैंकर ब्लास्ट कांड से जुड़ी खबर। कंटेनर चालक था मैनपुरी का लालू यादव। बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम चिर्रा निवासी था। दिल्ली से कंटेनर में कार लाद कर जा रहा था। तो कंटेनर चालक था लालू यादव। बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम चिर्रा निवासी था। दिल्ली से कंटेनर में कार लाद कर जा रहा था लालू। तभी ये हादसा हुआ। तो जयपुर टैंकर ब्लास्ट से जुड़ी ये खबर है, जहां कंटेनर चालक मैनपुरी का लालू यादव बताया जा रहा है। बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम चिर्रा निवासी का वो रहने वाला था। दिल्ली से कंटेनर में कार लाद कर ले जा रहा था। तो बेहद भयावह ये हादसा, इसमें कई लोगों की जान चली गई है। कंटेनर चालक था मैनपुरी का लालू यादव। बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम चिर्रा निवासी का रहने वाला था। दिल्ली से कंटेनर में कार लाद कर जा रहा था। तो ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है हादसा, इसकी जांच की जा रही है। तो टैंकर ब्लास्ट कांड में ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। मैनपुरी का रहने वाला था लालू यादव और अपने टैंकर में कार लाद कर ले जा रहा था। जब ये हादसा हुआ तो जयपुर अजमेर हाईवे पर शुक्रवार को सुबह ये हादसा हुआ था और इस हादसे की दर्दनाक तस्वीरें भी सभी के सामने आई थी। तो सीएनजी से भरे ट्रक और ट्रैक्टर में टक्कर हुई थी। कंटेनर चालक था मैनपुरी का लालू यादव और अब पुलिस प्रशासन नए एंगल से भी जांच करती हुई नजर आएगी। वहीं संभल में लगातार मंदिर मिलने के बाद प्रशासन की जेसीबी से कार्रवाई जारी है। 46 साल के अंतराल के बाद शिव हनुमान मंदिर को फिर से खोलने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक उत्खनन टीम ने जिले के चंदौसरी क्षेत्र में एक सीढ़ीदार कुआं अर्थात एक प्राचीन बावड़ी खोजी है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पोसिया ने पुष्टि की है कि 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक बावड़ी मिली है। उन्होंने बताया है कि 4 कक्षों वाली इस संरचना में संगमरमर की कुछ मंजिलें हैं। पेसिया ने घटनास्थल पर संवाददाताओं से कहा है कि करीब 400 वर्ग मीटर का क्षेत्र आग
बाओली तालाब के रूप में दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि इस बाओली का निर्माण बिलारी के राजा के दादा के समय हुआ था। दूसरी और तीसरी मंजिल संगमरमर से बनी हुई है और ऊपरी मंजिलें ईंटों से बनी है। जैसा कि हमने खुदाई में देखा है, वहां करीब 4 कक्ष हैं। तो अब कुएं का रहस्य लगातार सामने आ रहा है और संभल में 46 साल बाद ये मंदिर मिला है। इसको लेकर एएसआई की टीम वहां सर्वेक्षण करने पहुंची है। खुदाई जारी है और इस खुदाई के बाद कई खुलासे सामने आ रहे हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम वहां मौजूद है। प्रशासन की तरफ से भी हाई अलर्ट है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो चंदौसी के इतिहास को लेकर अब एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। तो संभल में एएसआई की टीम खुदाई करती हुई नजर आ रही है। कार्बन डेटिंग भी की जाएगी। तो संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेसिया ने अब इस पूरे मामले पर पुष्टि की है कि 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक बावली मिली है। उन्होंने बताया कि 4 कक्षों वाली इस संरचना में संगमरमर की भी कुछ मंजिलें हैं। पेसिया ने घटनास्थल पर संवाददाताओं से कहा है कि करीब 400 वर्ग मीटर का क्षेत्र बाओली तालाब के रूप में दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि इस बाओली का निर्माण बिलारी के राजा के दादा के समय हुआ था। खतौनी के अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर एरिया है, वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। तो ये पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम फेंकने वाले बदमाशों के साथ ही मुठभेड़ हुई है। 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद किए गए हैं। 3 दुर्दांत अपराधियों के साथ पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ है। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जसनप्रीत सिंह पुलिस मुठभेड़ में घायल है। घायल बदमाशों को पूरनपुर CSC में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल इन बदमाशों के कब्जे से बरामद किया गया है। पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश आतंकी अब मारे जा चुके हैं इस मुठभेड़ में। गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जसनप्रीत सिंह इस मुठभेड़ के दौरान मारे गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पाल पीलीभीत से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ को लेकर और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी पता चले बहुत पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, इसमें आतंकी जो पूरी तरह से घायल किए गए हैं। जैसे कि आपको पहले गुरदास चौकी पर बम फेंकने का मामला सामने आया को लेकर के जो आतंकी थे वो उसके जनपद के तहसील पुलपुर आकर के चले आया, जिसके बीच पंजाब पुलिस भी निकल चली है। और यहाँ पर पुलपुर से मिलने के साथ जो है कि आतंकी को जो है कि मुठभेड़ में जो 3 मुठभेड़ के साथ में घायल जिसको पूरनपुर से भर्ती कराया गया है। और आतंकी AK-47 व 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। हल्के में चल रहा है उनका, क्योंकि मुठभेड़ में घायल पंजाब पुलिस के हुई थी मुठभेड़। 3 खालिस्तानी ढेर हो गए हैं। अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी? क्या और भी खालिस्तानी के होने की आशंका जताई जा रही है? क्या कुछ जानकारी प्रशासन के द्वारा दी गई? जी, जैसे शुरू की आपको बता
पंजाब राज्य में अगर जैसे पूर्णपुर की बात करें तो अमित, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभी तक 3 खालिस्तानी ढेर बताए जा रहे हैं। अमित, बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा अभी आगे की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी? बताते चले कि जो हो रहे हैं फिलहाल पुलिस पूरनपुर पंजाब पुलिस को ये 3 पुलिसकर्मियों को करके अपना कारनामा के बाद दिया जाएगा। इसके बाद में शायद ये तीनों पे अपने साथ लेके जाएगी और उसके सामने हो सकता है क्योंकि गुरदासपुर चौकी के ऊपर और लेकर करके पंजाब पुलिस यहाँ आते हैं क्योंकि उनको पंजाब आ जाता है, इसीलिए पूर्णपुर ले आए थे जिसको पंजाब पुलिस बिल्कुल पुलिस के साथ ये बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 खालिस्तानी ढेर बताए जा रहे हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है और इनके पास से 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद किए गए हैं। तो 3 दुर्दांत अपराधियों के साथ संयुक्त पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में तीनों बदमाश मार गिराए गए हैं। गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जसनप्रीत सिंह पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। घायल बदमाशों को तो यूपी और पंजाब पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। तो यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 खालिस्तानी ढेर किए गए। तो गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम फेंकने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, जिसमें खालिस्तानी आतंकी मार गिराए गए हैं। 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल इन अपराधियों के पास से बरामद किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पाल लगातार बने हुए हैं। अमित, पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की जाती है, 3 खालिस्तानी ढेर बताए जाते हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई किस तरीके से करेगी और क्या कुछ जानकारी प्रशासन के द्वारा? तो 3 दुर्दांत अपराधी इस मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। तो पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बहुत शुक्रिया अमित पाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा जोरों पर है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से भारत के विकास में तेजी आएगी। आचार संहिता के कारण विकास कार्य गति नहीं पकड़ पाती। वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में बहुत प्रगति की है, बुनियादी ढांचों का विकास भी हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि यह महसूस किया गया है कि बार बार चुनाव होने से खर्च बहुत बढ़ जाते हैं और जनता पर बोझ पड़ता है। अलग अलग चुनावों में समय समय पर मशीनरी तैनात भी की जाती है, तो चुनाव पर ज्यादा खर्च बढ़ जाता है। नहीं, खड़गे साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। उन पर ट्वीट करने के सिवा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को भी लाभ होगा, विकास की गति भी तेज होगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो, क्योंकि लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं। जिस गति से 2014 से लेकर के नरेंद्र मोदी जी नॉन स्टॉप इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने आज तक इस प्रकार से इस देश को आगे ले जाने का काम नहीं किया। उन्होंने बड़ी धीमी गति से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, परंतु मोदी जी तीव्र गति से इस देश को आगे बढ़ाने का गति से काम कर रहे हैं। आज महसूस भी हर लोग कर रहा है, आज देश भी देख रहा है कि गति से हर क्षेत्र के अंदर देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 तक ये विकसित भारत बनेगा, और उस विकसित भारत को लेकर के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करते हुए आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए, तब भी उनका ट्वीट आया था। आज अगर देखें जम्मू कश्मीर
भारत के अन्य हिस्सों की अपेक्षा वहाँ पर विकास की गति भी वहाँ पर तेज हो रही है और लोग उस विकास को चाहते हैं जो लंबे समय से उस विकास से वो मजबूर थे, उनके पास विकास नहीं था, परंतु अब गति से वहाँ विकास। देखिए, इसके ऊपर काफी गहन विचार हुआ है और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के नीचे उनकी अध्यक्षता में इसके ऊपर चीजें बनाई गई, पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ। अब एक कमेटी गठित हुई है, जॉइंट कमेटी, जो कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, कैसे चालू होगा, उन सब के ऊपर विचार कर उसको आगे पेश किया जाए। मित्रों, पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारत ने जिस गति के साथ में प्रगति की, भारत ने जिस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को परिवर्तित किया है, भारत में जिस तरह से 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है, लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भारत के रेल रूट्स का हुआ है, 100 से ज्यादा नए इंग्लैंड वाटरवे चिन्हित हुए हैं, 150 से ज्यादा हवाई अड्डे आज भारत में फंक्शनल हुए हैं। और एक तरफ भारत ने जिस गति के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया और उसके साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेज गति के साथ में बढ़ी, भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और तकनीकी के क्षेत्र में जिस तरह से एक नई सिद्धहस्तता, एक नई महारत हासिल की, उसके चलते हुए आज भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व की बदली और एक नया कौतूहल भारत की तरफ देखने का सजन जो है विश्व की दृष्टिकोण में, विश्व की दृष्टि में हुआ है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुआ करते थे, चाहे 50-51 का ले लो और 67 तक मान सकते हैं हम। लेकिन बाद में ये क्रम जो है, कई बार जो संविधान में जो शक्तियां दी गई थी, वो शक्तियां बाबा साहब ने सोच के दी गई कि जो संविधान बना है वो संविधान सही तरीके से चलाया जाएगा। तो उस समय कई बार कई सरकारों को बंद किया गया। जो क्रम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होना था, वो क्रम लगातार टूटता गया और संविधान का उस समय कई बार उपयोग जिस हिसाब से होना था नहीं हुआ। तो अब जो है ये महसूस किया गया लंबे समय तक कि इससे खर्चा भी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बढ़ता है, पब्लिक के उसके सीधा भार पड़ता है। और दूसरी बात जो है वो है कि अलग अलग चुनाव होने से मशीनरी जो है पूरी की पूरी टाइम टू टाइम वो लगी रहती है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आचार संहिता बार बार लगने की वजह से जो विकास के काम गति पकड़ने चाहिए वो गति नहीं पकड़ पाते, तो इसका नुकसान जो है वो देश को होता है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य झांसी पहुंची है। गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कुछ गलत नहीं बोला। गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस जानबूझकर दलितों को गुमराह कर रही है। वहीं बाराबंकी विधायक सुरेश यादव के बयान पर कहा, भाजपा भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति को लेकर चल रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना, ईश्वर जानेगा। तो अम्बेडकर के बयान पर लगातार सियासत तेज है। वहीं गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लगातार भाजपा के द्वारा यह कहा जा रहा है। और अब कैबिनेट मंत्री बेबी रानी जब मौर्य झांसी पहुंचती है, तब उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान का बचाव करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कुछ गलत नहीं बोला। गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस जानबूझकर दलितों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वहीं बाराबंकी विधायक सुरेश यादव के बयान पर उन्होंने साफ कहा कि भाजपा भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति को लेकर चल रही है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहना चाहती, ईश्वर जानता है। तो गृह मंत्री के बयान को लेकर अब सियासत का तापमान उफान पर है और ऐसे में लगातार भाजपा के द्वारा बयान को लेकर पलटवार किया जा रहा है और कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।